हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स के स्टूडेंट्स, देखिए बहुत जल्द बोर्ड परीक्षा आपकी प्रारंभ होने वाली है और मैथ्स में कुछ रिवीजन करते हैं। वैसे मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप में आप लगातार रिवीजन कर रहे होंगे, पुनरावृत्ति कर रहे होंगे और एक कोर्स पे आपने एक अच्छा कमांड कर लिया होगा। मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को भी देखें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे, ठीक है, तो एग्जाम में आपको निश्चित रूप में लाभ होगा। तो पढ़ाई बढ़िया करिए। आइए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं। चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R मतलब रिलेशन, संबंध L1 L2 सच दैट, इसका मतलब क्या है, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, तो संबंध R के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। R एक तुल्यता संबंध है, R समन्वित नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है, R संक्रामक नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को ठीक से आप समझ लीजिए। देखिए कोई XY प्लेन है, जैसे इसी को आप कह सकते हैं ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, इसमें तमाम रेखाएं हैं, ठीक है, मैनी लाइंस इस प्लेन में हैं। समस्त रेखाओं का समुच्चय, इस प्लेन में जितनी भी लाइन है उसको L से दर्शाया गया है, एक प्रकार का समुच्चय है L। इसके अंदर इस तल में पड़ने वाली, XY तल में पड़ने वाली सभी रेखाएं इसमें हैं, ठीक। और L में, समुच्चय में, उस L में जिसमें समस्त रेखाएं हैं, ठीक है, एक संबंध R कैसा है, L1 L2 दो रेखाएं ले रखे हैं। संबंध R किस रूप में है, L1 L2, L1 भी इस L में है, ठीक, L2 भी इस L में है, ठीक हो गया। और ये जो दो रेखाएं, इनके बीच क्या संबंध है, L1 समांतर है L2 के। दिस लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। XY प्लेन में L क्या है, एक सेट है, लाइंस का सेट है, ठीक है। और कोई मैंने दो लाइन इसके अंदर ली, तो इस किस रूप की लाइन है, इसमें किस प्रकार की लाइन इसके अंदर हैं कि कोई दो लाइंस मैंने ली L1 L2, तो L1 समांतर है L2 के, L1 इज पैरेलल टू L2, यह है संबंध R, ठीक है। समांतर का संबंध, रेखाओं के बीच समांतर या समांतर रेखाएं, इस प्रकार का संबंध R है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। ऐसा संबंध है, कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है, पैरेलल का, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर है, ठीक हो गया। L1 L2 के समांतर है, ये आपको दिया हुआ है। तो संबंध R निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो ये रिलेशन R जो है, ये संबंध R जो है, इन जो आपके पास ये ऑप्शन यहां दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सत्य है। तो ये MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न है। आपने बोर्ड का पैटर्न जान लिया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे और 1 पार्ट 1 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका 8 मार्क्स के होंगे। सारे कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे, MCQ टाइप के, ठीक हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे, विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन को आपने, एक विकल्प को आपने चुनना है, ठीक है दोस्तों। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 16 क्वेश्चंस तो आपके कितने के हो गए, 1 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो आसान है, इस साल बोर्ड का जो पैटर्न आया है आपके लिए थोड़ा आसान होने वाला है, तो थोड़ा तैयारी बढ़िया करें। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आता हूं। R आपका क्या है, R अपने आप में कैसा संबंध है, L1 L2 टू लाइन्स है, तो L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 के समांतर है। दो रेखाएं माना कोई ले ली,
इस समुच्चय L के इस सेट L में दो रेखाएं ले ली, L1 और L2। तो ये कैसे है? L1 इज पैरेलल टू L2। L1 और L2 आपस में समांतर है, पैरेलल है। अच्छा, अब आप देखो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है? नहीं होती है। एक रेखा है, ये कोई लाइन है, तो इसी के ऊपर अपनी लाइन, तो प्रत्येक रेखा अपने समांतर होती है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 बिलोंग्स टू R। L1 के समांतर है, प्रत्येक रेखा अपनी समांतर होती है, ठीक है। इसका मतलब L1 इस R में है। R कैसा संबंध है? समांतर वाला संबंध है। इसका मतलब प्रत्येक रेखा जब अपनी समांतर होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? स्वतुल्य। R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव, R स्वतुल्य, ठीक है। R इज रिफ्लेक्सिव। प्रत्येक रेखा अपनी समांतर होती है तो R स्वतुल्य है, ठीक है। R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक हो गया। एक स्थिति यह है। दूसरा देखिए डियर स्टूडेंट, दूसरी बात कहता हूं, देखिए ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहां पर है, परंतु ऐसे क्वेश्चन अधिक मार्क्स के लिए आते हैं। ये आपको 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। अब आप देखो कि यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, यदि मैं कहूं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 लाइन L2 के पैरेलल है, L1 रेखा L2 के समांतर है, ये रेखा आपकी L1 है और ये रेखा आपकी क्या है डियर स्टूडेंट? L2 है। L1 रेखा L2 के समांतर है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि L2 L1 के समांतर है। L1 is parallel to L2. This implies that L2 is also parallel to L1, ठीक है ना। L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा। जैसे एक लाइन ये जा रही है यहां और एक लाइन यहां से जा रही है, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये रेखा भी इस रेखा के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो L1 is parallel to L2. This implies that L1 belongs to R. L2 is also parallel to L1. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये संबंध R जो है, R आपका सममित है, R is symmetric. R रिफ्लेक्सिव है, R सिमेट्रिक है, R स्वतुल्य है, सममित है। और आगे देखिए, और भी संबंध आपने पढ़े हैं डियर स्टूडेंट। अब मैं दो बातें आपसे और कहता हूं यहां पर, देखिए ध्यान से। यदि मैं कहूं इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 के समांतर है और L2 L3 बिलोंग्स टू R, L2 L3 के समांतर है। L1 लाइन L2 लाइन के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। L1 रेखा L2 के समांतर है इसके हिसाब से, और L2 L3 के समांतर है, ठीक है। L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। इससे क्या मतलब हुआ? इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके समांतर होगा। दिस इंप्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब ये हुआ कि L1 L3 के समांतर है, ठीक हो गया। अब L1 L3 के समांतर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट? आप लिख सकते हैं यहां पर, देखिए, दिस इंप्लाइज दैट L1 L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L1 L2 बिलोंग्स टू R, L2 L3 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट L1 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है। रिजल्ट क्या निकल गया? L1 L3 के समांतर है। तो इसका मतलब R क्या हो गया? R आपका ट्रांजिटिव हो गया, R संक्रामक है, ठीक है।
आर क्या है? संक्रामक है। आर इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन आर जो है डियर स्टूडेंट, ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है, इसका मतलब आर क्या है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। आर एक तुल्यता संबंध है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन because R is reflexive, R is symmetric, R is transitive, so R is an equivalence relation। तो कौन सा विकल्प सही है? R एक तुल्यता संबंध है। R सममित है, गलत। R स्वतुल्य नहीं है, देखो R सममित नहीं है, ये भी गलत। R स्वतुल्य नहीं है, ये भी गलत। R संक्रामक नहीं, ये भी गलत। R संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है। तो R क्या है? एक तुल्यता संबंध है। तो इतनी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहेंगे, ठीक है, उनका भी रिवीजन हो जाए एक बार, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा। संबंध एवं फलन, पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? इस सब एक्सप्लेनेशन तो आपको मन में करना है या रफ में करना है, ठीक है, और रफ में करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधी सीधी मन के अंदर भी कर सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? विकल्प, देखिए विकल्प ए क्या है? विकल्प ए, एक विकल्प ए क्या है? आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध, बस तुल्यता संबंध है, सही उत्तर है। बस इतना लिख देना है, एक लाइन का उत्तर। केवल विकल्प कौन सही है, कौन ऑप्शन सही है, वो लिख देना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है MCQ में, ठीक है। विकल्प ए क्या है? विकल्प ए आर एक तुल्यता संबंध है, सही होता है। बस इतना आंसर आप लिख देंगे, आपको 1 मार्क मिल जाए, ठीक है। अब इसी में दूसरा देखिए क्वेश्चन स्टाइल, यहां देखिए एक रिलेशन आपको दिया हुआ है किसी सेट में। कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3, ठीक। एक सेट है, एक समुच्चय है, उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, अवयव है। और R क्या है आपके पास? R है आपके पास, यहीं पर कर लेता हूं, R है डियर स्टूडेंट, क्या है R? 1 1 2 2 3 3, ठीक हो गया। फिर है 1 2, फिर है 2 1, फिर है 2 3, फिर है 3 2। अब ध्यान देखिए एक सेट है 1 2 3, एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 भी है, 2 भी और 3 भी, ठीक। अब जो एक संबंध बना, समुच्चय के एलिमेंट्स में एक संबंध बना, सेट ये है 1 2 3 जिसके एलिमेंट्स हैं, यहां एक समुच्चय क्या बना? 1 1, 1 का 1 से रिलेशन है, आर में देखो, 2 का 2 से रिलेशन है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। अब देखो 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से संबंध है। एवरी एलिमेंट हैज द रिलेशन विद ओन, अपने आप से संबंध है। 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। तो सभी एलिमेंट का अपने से संबंध हो गया। सेट में 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3, 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। इसका मतलब R क्या है? स्वतुल्य है। एक बात तो ये आ गई कि R क्या हो गया, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहां लिख देता हूं मैं R क्या है? पहली बात आ गई, R स्वतुल्य है, R इज रिफ्लेक्सिव। क्यों कह रहा हूं स्वतुल्य? अपने से ही संबंध है। 1 का 1 से रिलेशन, यानी कि 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, तो R स्वतुल्य हो गया। सभी एलिमेंटों का आपस में संबंध हो गया, मतलब अपने का अपने से।
और देखिए ये तो देखिए ये क्या शो कर रहा है, आर स्वतुल्य है। अब आप देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। आप देखिए 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, ठीक है। 1 2 आर में है और 2 1 आर में है। और क्या किया हुआ है, 2 3 आर में है और 3 2 भी आर में है, यह आपको दिया हुआ है। 2 3 आर में, 3 2 आर में है। इसको क्या बोलते हैं, 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, मतलब ये क्या है, सममित, सिमेट्रिक। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आर हो गया सममित, सिमेट्रिक। तो दो रिलेशन तो आ गए, आर स्वतुल्य भी है, आर सममित भी है। अब आप देखो, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब ध्यान दीजिए यहां, अब आप आइए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यहां पर देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में और 2 3 आर में है, परंतु 1 3 भी आर में होना चाहिए था। यदि आर संक्रामक होता, आर ट्रांजिटिव होता, तो जब 1 2 आर में था, 2 3 आर में है, तो 1 3 भी आर में होना चाहिए था। किसके लिए, संबंध का संक्रामक होने के लिए, रिलेशन का ट्रांजिटिव होने के लिए। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, पर आप लिख देंगे 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 3 आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अब आप देखो ऑप्शन, आर एक तुल्यता संबंध है, नहीं। तुल्यता संबंध कब होता, जब आर संक्रामक भी होता, ये तो गलत हो गया। आर स्वतुल्य और सममित है किंतु संक्रामक नहीं, ये बिल्कुल सही हो गया। आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, किंतु संक्रामक नहीं है। तीनों बात इसमें आ गई, ये वाला। आर स्वतुल्य है और संक्रामक है, संक्रामक नहीं, ये गलत। आर सममित है, ठीक है, और संक्रामक है, गलत। तो कौन सा सही है, ये बी वाला ऑप्शन सही, ठीक है। तो आंसर लिख देंगे आप विकल्प बी। विकल्प बी क्या है, विकल्प बी डियर स्टूडेंट, आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं। बस इतना लिख देना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ऐसा आंसर लिखना चाहिए। विकल्प बी, पूरा ऑप्शन भी लिख दीजिए क्या है, ठीक है। स्वतुल्य है, सममित है किंतु संक्रामक नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, यदि ए कक्षा 12 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है तथा f such that a map down n, f such that a map down n, fx is equal to विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन निम्नलिखित में से fx is equal to विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है, ठीक है। निम्नलिखित में से f के बारे में क्या सत्य नहीं है। f आच्छादित फलन है, f एक बहुएक फलन है, ठीक है। f एकैकी है, f एकैकी और आच्छादित। अब डियर स्टूडेंट आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है f एकैकी है, इसको देखते हैं। f निम्नलिखित में से f के बारे में क्या सत्य नहीं है, ये आपको देखना है डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 3 थोड़ा मैंने इसको चेंज किया है।
ए कोई सेट है, कक्षा 12 की स्टूडेंट है, कितने बच्चे हैं उसमें? 50 हैं, तथा एफ सच दैट ए मैप डाउन एन, एक सेट ये है, एक सेट है, ये तो 50 स्टूडेंट का सेट है और एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है नेचुरल नंबर का। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इसका एलिमेंट है। कोई विद्यार्थी एक्स है, उसका रोल नंबर एफ एक्स है, एक फलन हो गया। एफ एक्स एक फंक्शन है, निम्नलिखित में से एफ के बारे में क्या सत्य है? सत्य कौन सा एफ के बारे में? अब डियर स्टूडेंट आप देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इसको। ये कोई सेट है ए और ये नेचुरल नंबर का सेट है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। फलन आपके पास है एफ, फंक्शन है एफ सच दैट ए मैप डाउन है। इसमें कौन बच्चे हैं जिनका रोल नंबर 1 से 50 तक है? 1 2 3 4 5 अप टू 50 तक। और प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसमें तो केवल 50 हैं, 50 हैं, 50 नंबर्स हैं, 50 रोल नंबर्स हैं 1 to 50। और इसमें 1 से लेकर के इनफाइनाइट अनंत संख्याएं हैं। अब देखो, जो पहला स्टूडेंट है उसको क्या रोल नंबर मिला होगा? 1। 2 वाले को 2 रोल नंबर, 3 वाले को 3 रोल नंबर, 4 वाले को 4 रोल नंबर, 5 वाले को 5 रोल नंबर, 6 वाले को 6 रोल नंबर, 50 वाले को 50 रोल नंबर। ऐसे तो होता है बोर्ड में जो आपके रोल नंबर आते हैं ना, एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर दिया जाता है। एक से मतलब 1 से मतलब नहीं है, कोई एक संख्या दी जाएगी। प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होता है रोल नंबर। आप जानते हैं 2 बच्चों के रोल नंबर एक जैसे नहीं हो सकते, या एक बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। इसका रोल नंबर ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। कहने का मतलब हुआ कि इसके सभी 50 स्टूडेंट का यहां कोई ना कोई रोल नंबर है। ठीक है, यदि 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, 4 4 पे जाएगा। मैं कह रहा हूं बाय द वे 50 माना 50 पे गया। या आप कह सकते हैं कि पहला स्टूडेंट का कोई रोल नंबर यहाँ होगा, दूसरे का कोई रोल नंबर होगा, तीसरे का यहाँ कोई रोल नंबर होगा, चौथे का कोई रोल नंबर होगा। इसी रूप में 50th स्टूडेंट का कोई रोल नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके तो सारे एलिमेंट का यहां कोई ना कोई किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक एलिमेंट यहां किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। माना 1 का यहां 1 में रोल नंबर हो गया, 1 का कोई और रोल नंबर, ऐसा नहीं होता। परंतु इसके केवल 50 एलिमेंट ही इसके एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। जो 51वां बच्चा होगा, यहां जो 51 वाला है, वो यहां किसी का रोल नंबर नहीं है। 51 किसी का रोल नंबर नहीं है, 52 किसी का रोल नंबर नहीं है। किसी क्लास की बात आप करेंगे तो रोल नंबर कैसे होते हैं? स्टूडेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 50 स्टूडेंट है, उनको रोल नंबर 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 5 50। 51 वाली जो संख्या है एन में, क्योंकि एन में तो अनंत संख्याएं हैं, एन तो प्राकृत संख्या का समुच्चय है ना। 1 2 3 4 कहां तक? अप टू इंफिनिटी तक है ना। तो ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है। 52 किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं है। इसका मतलब एफ कैसा है? एफ आच्छादी नहीं है। आच्छादक कब होता है? ऑन टू। आच्छादक मतलब ऑन टू तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी बच्चे के रोल नंबर होते हैं। इसके सारे संख्याएं किसी न किसी बच्चे का रोल नंबर होता है। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बच्चे तो केवल 50 हैं, 50 हैं। ठीक है, तो आच्छादित तो नहीं होगा। इसके सारे एलिमेंट 1 से लेकर के 50 तक, 50 से ऊपर के सारे एलिमेंट छूट गए इसके, तो आच्छादी नहीं है। आच्छादी तब होता है जब ये सब यूज हो जाते हैं, किसी न किसी स्टूडेंट का रोल नंबर होते, तो आच्छादी नहीं है। एफ एक आच्छादित फलन है, गलत। एफ एक बहुएक फलन है। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब होता है कि किसी एक स्टूडेंट, मैनी वन का मतलब होता है कि जैसे 2 स्टूडेंट का एक रोल नंबर हो सकता है, या 2-3 स्टूडेंट का एक रोल नंबर हो सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो
बहु एक भी नहीं है ये। एफ एकाकी आच्छादी है, एफ एकाकी है, एफ इज 1 1, बिल्कुल सही। रोल नंबर 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया। प्रत्येक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर यहाँ है, तो एकाकी है। यस, एफ एकाकी है, एफ एकाकी और आच्छादी गलत हो गया। तो सही उत्तर क्या है? एफ के बारे में क्या सत्य है? एफ एकाकी है। ठीक है, तो आप आंसर यहां पर लिख देंगे। तो ठीक से समझ में है स्टेट। विकल्प विकल्प सी एफ एकाकी है, इस रूप में आंसर लिखेंगे। एफ विकल्प सी, ये वाला एफ एकाकी है, सही उत्तर है। बस इतना ही इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द्वारा परिभाषित फलन। एफ एक्स क्या है? एक्स। F1 करूंगा तो 1 आएगा, F2 करूंगा तो 2 आएगा, F3 करूंगा तो 3 आएगा। ठीक हो गया, सीधी सीधी बात है। फंक्शन कहां से कहां परिभाषित है? F such that n मैप डाउन टू R, प्राकृत संख्याओं से वास्तविक संख्याओं। ठीक है, फंक्शन ऐसा है कि संबंध कैसा है? प्राकृत संख्याओं का वास्तविक संख्याओं से संबंध है, n मैप डाउन R। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए व्यवस्थित, थोड़ा समझ लीजिए आप, बाकी क्वेश्चन आपको करने के लिए बड़ा आसान हो जाएंगे आगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप देखिए कैसा फंक्शन है। ये तो है n, सेट ऑफ नेचुरल प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये है R, सेट ऑफ रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये मैपिंग है। ठीक है, F such that n मैप डाउन टू R। ठीक हो गया। कैसा है फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा है। मतलब x की जगह 1 कर दूंगा तो 1 का संबंध 1 पर। x इज इक्वल टू 2 करूंगा, क्योंकि पहला वाला जो सेट है ना n में कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, प्राकृत संख्याएं। पर ये जो r है, इस r में इस n के सभी एलिमेंट तो होते ही हैं, साथ साथ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। वर्गमूल 2 भी है, वर्गमूल 3 भी है, 1/2 भी है, 1/4 भी है, या नहीं है? या कैसे संख्याएं हैं? 1 2 3 4 अप टू सो प्राकृत संख्याएं। तो 2 जाएगा 2 पे, 2 की मैपिंग 2 पे। ठीक है, 3 की मैपिंग 3 पे। आप देखिए, ठीक, यहां जो एलिमेंट 1/2 है वो छूट गया। ठीक है, ये तो आ रहा है ना, ये तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मैं कहूंगा यहां जो एलिमेंट -2 है, इसका किसी एलिमेंट, इसके किसी कोई भी एलिमेंट, ये -2 से इसका कोई भी एलिमेंट जुड़ा नहीं है। ठीक है, 1/2 से यहां का कोई एलिमेंट जुड़ा नहीं है, क्योंकि 1/2 यहां है ही नहीं। तो F 1/2 कैसे लिख दूंगा जब यहां 1/2 है ही नहीं है? ठीक है ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये 1 1 तो है, 1 1 तो है, 4 4 पे जाएगा, 5 5 पे जाएगा, 1 1 तो है पर आच्छादी नहीं है, 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। ये सारे एलिमेंट छूट गए, नेगेटिव एलिमेंट छूट गए, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर छूट गए, भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर सारे छूट गए यहाँ। तो ये आच्छादी नहीं है। आच्छादी तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है। तो ये आच्छादी नहीं है, एफ आच्छादी नहीं है। एफ क्या है? एक एक है। तो एफ एक है कि आच्छादी गलत। 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, आच्छादित नहीं है। एफ आच्छादित है, गलत। एफ एक है कि नहीं है, ये भी गलत है। एफ एक है कि है, एक का एक पर संबंध है, 1 1। ठीक है, एफ एक है कि नहीं है, ये भी गलत है। एफ एक है कि है, यस, एफ इज 1 1। ठीक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आप लिख देंगे यहां पर, ठीक है, विकल्प डी, एफ एक है कि है, एफ एक है कि है, सही उत्तर है। ठीक है डियर,
इसी में एक बात और जोड़ देता हूं, यदि यहां भी n होता, r नहीं बल्कि यहां भी क्या होता, n होता, तब काम हो गया था। क्या काम हो गया था? f एकाकी भी होना था और आच्छादक भी होना था, तब कोई एलिमेंट छूटता नहीं। यदि इसकी जगह मैं n लिख दूं तो यही फंक्शन f क्या हो जाएगा, एकाकी और आच्छादक हो जाएगा, एकाकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। परंतु यहाँ r होने की वजह से ये केवल एकाकी है, f आच्छादक नहीं। ठीक हो गया? ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना आपने। निम्न में से कौन सा ग्राफ एकाकी फलन है? विच ग्राफ इज 1 1 फंक्शन? एक ये है ग्राफ नंबर 1 फर्स्ट, और ये सेकंड ग्राफ है। कौन सा इनमें एक है 1 1? अब पहले इस पर विचार करते हैं। इसको देखेंगे आप डियर स्टूडेंट, 10th में, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि इस फंक्शन के कितने शून्य हैं, हाउ मैनी जीरोज आर दिस फंक्शन। ये फंक्शन जीरो कहां कहां पर होता है? एक यहां पर जीरो होता है जहां एक्स एक्सिस को काटता है फंक्शन, एक जीरो यहां पर होगा, इसकी एक जीरो यहां पर होगा, एक जीरो यहां पर होगा। इस फंक्शन के 3 जीरो हैं। देयर आर 3 जीरोज ऑफ दिस फंक्शन। केवल इस फिगर के हिसाब से कह रहा हूं ना, एक जीरो फंक्शन यहां पर होता है, एक जीरो यहां पर होता है फंक्शन, एक जीरो फंक्शन यहां पर होता है। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का मान, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो जीरोस कितने हो गए? 1 2 3। अब आप देखो, यहां पर कुछ x का कोई मान होगा, यहां पर x का कोई मान होगा, यहां पर x का कोई मान होगा, अलग अलग है कि नहीं होगा? यहां x माइनस में है, यहां x पॉजिटिव है, यहां x और बड़ा है। x के अलग अलग वैल्यूज के लिए f(x) के सेम मान है। आप देख रहे हैं, यदि मैं इसको कह दूं कि ये a है, ये b है, माना इस -c पॉइंट है, तो आप देख रहे हैं f a b 0, f b b 0 और f -c भी 0। देखा, ए बी सी बराबर नहीं है, ए बी सी -c बराबर नहीं है, पर सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? ये तो बहु एक हो गया। ए की मैपिंग भी 0 पे है, बी की मैपिंग भी 0 पे है, -c की मैपिंग भी 0 पे है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? ये फलन कैसा है? बहु एक। ठीक है, मैनी वन फंक्शन है, एक एक नहीं है। ठीक है, एक एक कब होता है? जब x का एक मान, f(x) का एक मान। ठीक है ना? ठीक है ना? तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए f(x) यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, इसलिए यह ग्राफ 1 एक एक नहीं है। दिस इज नॉट 1 1। अब इसको देखो, ये जो है x एक्सिस को कहां पर काट रहा है? केवल ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। x के अलग अलग मान के लिए फलन के मान अलग अलग हैं। देखो, x का कोई मान लिया, यहां पर तो 0 हो गया, x का यहां पर मान लिया तो f(x) हो गया, f(x) का यहां पर कोई मान लिया तो f(x) हो गया, f(x) का यहां पर मान लिया तो f(x) हो गया, f(x) का मान ऋणात्मक लिया, नेगेटिव लिया तो ये आ गया f(x), x का मान यहां पर नेगेटिव लिया तो ये f(x) हो गया, f(x) का मान नेगेटिव लिया तो ये भी नेगेटिव हो गया। x के अलग अलग वैल्यू के लिए f(x) अलग अलग हैं, तो एक एक तो होगी, इसे तो बोलेंगे एक एक। ये तो एक एक फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, x के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग f(x) की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? ये है एक एक, दिस इज 1 1। तो ग्राफ फर्स्ट एक एक है, रॉन्ग, ये गलत है। ग्राफ सेकंड एक एक है, यस ये सही है। ग्राफ फर्स्ट और सेकंड दोनों एक एक हैं, गलत, इनमें से कोई। तो ये वाला सही है, ग्राफ सेकंड एक एक है। तो आप आंसर लिख देंगे विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी में क्या है? ग्राफ सेकंड
एक ऐड है, बस ये है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसा डाउट नहीं करना है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनी एक्सप्लेनेशन, नो नो नो, मैं इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं कि आपकी समझ में ठीक सी बात आ जाए, और भी इसी रूप में क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से अटेंड कर लेंगे। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन, इनमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ करके करना पड़ते हैं। तो थ्योरी ठीक से समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो करिए इन क्वेश्चंस को, आगे और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।